अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम उर्दू की बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन देखेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी टिप्स मिलती हैं खुलासा लिखने की या जो भी कुछ तशरीह वगैरह करने की, तो आप इसको अपनी हर क्लास में, चाहे आप किसी भी क्लास में, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो आप उस टिप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट ईयर का पेपर है उर्दू का। आपने सबसे पहले ऐसे ही हेडिंग देनी है, इंशाया तर्ज, हिस्सा दोम और सवाल नंबर 5। आपका मतलब प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आपकी मतलब कि राइटिंग थोड़ी सी प्यारी होनी चाहिए। ये मतलब नहीं कि आप रंग बिरंगी मार्कर्स इस्तेमाल करें या आपकी बहुत ही आउट क्लास लेवल की राइटिंग होनी चाहिए। आपका पेपर बस नीट हो। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा और नीट हो, कटिंग ना हो आपके पेपर में। आपने सबसे पहले नज़म का ख़ुलासा करना है, तो वो है सवाल नंबर 5 पे आपका नज़म का ख़ुलासा होता है। जो भी नज़म आपको गिवन होगी आपने उसकी हेडिंग लिखनी है। और शायर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी नंबर नहीं है। 5 नंबर सिर्फ खुलासे के होते हैं। तो आपने ऐसे खुलासा लिखना है और आगे आपने वो खुलासा स्टार्ट कर देना है खुलासे की हेडिंग देकर। बिल्कुल बीच में कोई भी लफ्ज़ आप हाईलाइट कर सकते हैं मार्कर से। इससे पेपर में खूबसूरती आती है और नीटनेस आती है। आपने खुलासा जहाँ से भी याद किया है नज़म का, सेम वही वर्डिंग में आप लोगों ने खुलासा लिखना है। कोई भी खुलासे में आपने अपने से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। जैसे अगर हम्द का खुलासा है तो आप इसमें अल्लाह ताला की कोई भी सिफ़ात बयान कर दें, ऐसा नहीं है। जो सिफ़ात आपकी बुक में बयान की गई हैं सिर्फ वही आपने लिखनी है, ठीक है। और रेलिवेंट चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इरेलीवेंट लिखेंगे तो उसके आपकी नंबर कटिंग होंगे। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है सबक का खुलासा। सबक के खुलासे में सवाल नंबर 4 की आपने हेडिंग देनी है। और जो खुलासा है आपने जो भी सबक अटैम्प्ट करने लगे हैं, 2 खुलासे चॉइस होते हैं, आपने कोई एक अटैम्प्ट करना होता है। तो आपने उधर वो लिखना है सबक का नाम और आगे आपने लिखना है मुसन्निफ़ का नाम। इस बात का ध्यान रखें, पहले सबक का नाम आएगा, उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम आएगा। अगर आप पहले मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे बाद में सबक का नाम लिखेंगे तो ये चीज़ गलत होती है और इसका नंबर कट होता है। आपने मुसन्निफ़ का नाम बिल्कुल ठीक लिखना है। और उसके बाद आपने 2.5 सफ़हात पर आपका खुलासा मुश्तमिल होना चाहिए। और आपने पैराग्राफ्स बना के लिखने हैं। जैसे देखें इधर पैराग्राफ बने हुए हैं, यहाँ तक लिखे और उसके बाद यहाँ से एक आगे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और आपने दरम्यान में लफ्ज़ों को हाईलाइट कर देना है। कोई भी जो भी आपको लफ्ज़ लग रहा है कि अच्छी एक इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है तो उसको आपने हाईलाइट कर देना है। से 2.5 सफ़े पर आपका ये खुलासा होना चाहिए, 2.5 से कम ना हो। और अगर 2.5 से ज़्यादा हो गया तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए 2.5 सफ़हात बहुत हैं खुलासे के लिए। उसके बाद आपने लिखना है मुकालमा। मुकालमे के लिए आपने हेडिंग देनी है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 पे हमारा मुकालमा होता है, मुकालमा नवीसी। और थोड़ा सा इधर ऐसे मेंशन कर दें कि मुकालमा है किस चीज़ के बारे में। उसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है किरदार। अब ये किरदार ये मतलब कि आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो चेकर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। किरदार मतलब कौन कौन से इस मुकालमे में हिस्सा ले रहे हैं वो किरदार हम लोगों ने लिख देने हैं। उसके बाद मंजरनामा। मंजरनामा में आप लोगों ने बताना होता है कि आपका मुकालमा स्टार्ट कैसे होने वाला है। उससे पहले का सीन के मतलब कि जैसे अहमद पार्क में बैठा होता है और उसका दोस्त सदीक़ों आता है और यूँ हम कलाम होता है। आप लोग मतलब कि ऐसे ही छोटा सा मंजरनामा बता दें कि मतलब कि वो पहले से कैसे ये सीन स्टार्ट होने वाला है हमारा। उसके बाद आपने मतलब प्रॉपर एक मुकालमा स्टार्ट करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि जो ये राब्ते की इलामत है ये बिल्कुल ऐसे लाइन में हो। कोई ऐसे नहीं कि एक राब्ते की इलामत यहाँ है तो आगे सदीक़ की इलामत इधर हो, अहमद की इधर हो, ऐसे नहीं। बिल्कुल ऐसे लाइन में आपके ये इलामात आनी चाहिए। और जो आपके किरदार हैं ये भी ऐसे लाइन में हो। और मुकालमा आपने लिखना है। मुकालमा आपका 4 से 5 पेजेस पे जा सकता है और वो बहुत, अगर आप टॉपर हैं, अगर आपने नंबर ज़्यादा लेने हैं तो आप 4 से 5 पेजेस पे अपना मुकालमा लिखें। और बीच में आप लोग कोई भी ऐसे रेलिवेंट कोटेशन आप लोग उससे डाल सकते हैं। कोई शेर या कोई मिसरा या कोई कुरान पाक की आयत या हदीस वगैरह आप लोग इसमें लिख सकते हैं, या कोई भी किसी का कॉल हो। इस तरीके से आपने ये मुकालमा करना है। और ये देखें बिल्कुल राब्ते की इलामत ऐसे बिल्कुल एक लाइन में है और ये बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। इसी को तो पेपर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये देखें यही पेपर प्रेजेंटेशन होती है कि इसमें कोई कटिंग ना हो और बिल्कुल एक चीज़ दूसरे के बिल्कुल साथ साथ आ रही हो। उसके बाद आप लोगों ने लिखनी है दरख्वास्त। अब देखें सवाल नंबर 8 होता है दरख्वास्त का। दरख्वास्त और रसीद में चॉइस होती है, या तो रसीद आती है या दरख्वास्त आती है, दोनों साथ नहीं आती। इसलिए मतलब कि हमेशा ज़्यादा तो दरख्वास्त आती है, लेकिन अगर आप टॉपर आप 90 की लाइन में नंबर लेना चाहते हैं तो आप रसीद को भी तैयार करेंगे। अब इस सवाल नंबर 8 में ये दरख्वास्त है, दरख्वास्त नवीसी। आप लोगों ने
इस चीज़ को मार्कर से लिखना है बखिदमत जनाब वाली लाइन को। उसके बाद इसका अनवान, दरख्वास्त का अनवान, इसका एक नंबर होता है और ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जनाब आली का एक नंबर होता है। उसके बाद आप अपनी दरख्वास्त लिखें। दरख्वास्त सिर्फ 2 सफ़े पे होनी चाहिए, 1.5-2 सफ़े पे, इससे ज़्यादा ना हो। और दरख्वास्त में आपने कोई भी कोटेशन नहीं लिखनी, ना शेर लिखना है, ना कोई कोटेशन, किसी का कौल, हदीस, आयत, कुछ भी नहीं लिखना। सिर्फ आपने अपनी दरख्वास्त लिखनी है और एंड पे इस तरीके से आपने अपनी दरख्वास्त का इख्तिताम करना है। इसी प्रेजेंटेशन के साथ आपने अपनी दरख्वास्त लिखनी है। इंशाल्लाह आपको इसमें हाईएस्ट नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने आता है सवाल नंबर, अगला सवाल हम स्टार्ट करेंगे तो वो है तलखीस निगारी। तलखीस निगारी का ये तरीका है कि आपने उसका निस्फ तिहाई हिस्सा, आपने 1/3 हिस्से की तलखीस करनी होती है, सिर्फ 1/3 लिखना होता है। तो जो भी पैराग्राफ आएगा आपने उसको इस तरीके से लिखना है कि उसका स्टार्ट का थोड़ा सा पॉइंट और एंड का जो जहाँ से वो एंड हो रहा है वो थोड़ा सा लिख के डॉट 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 लगा देना आपने इस तरीके से। और उसके बाद आपने लिखना है उन्वान के, इस पैराग्राफ का मुनासिब उन्वान क्या बन सकता है। उन्वान बिल्कुल आपका रेलिवेंट होना चाहिए, इरेलीवेंट ना हो, उसका नंबर नहीं मिलता। एक उन्वान काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 2 लिख देंगे तो क्या पता आपका कोई एक गलत हो जाए तो फिर दूसरा काम आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने 2 उन्वान ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आने, 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन 2 से कम ना हो, लेकिन नंबर सिर्फ 1 का ही होता है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी तलखीस शुदा इबारत, और 1/3 हिस्से की आपने, मतलब 1/3 उसकी आपने तलखीस करनी है। फिर इधर वो कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं कि तलखीस शुदा अल्फाज जो लिखते हैं वो, और तलखीस के बगैर अल्फाज जो होते हैं, कुल पैराग्राफ के अल्फाज वो लिखने ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको पूरा पता है कि उसके अल्फाज कितने हैं, आपने तलखीस शुदा इबारत में कितने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो फिर आप लिखें अपनी मर्ज़ी से। अगर आप लिखेंगे तो वो, अगर कोई चेकर, अच्छा चेकर बैठा हुआ है वहाँ पे, कोई आउट क्लास चेकर है कोई, तो वो आपके नंबर काट सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप ना लिखें, बस ये मुनासिब उन्वान और तलखीस शुदा इबारत की हेडिंग देके जस्ट अपनी तलखीस आप लोगों ने कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद हमने करनी है तशरीह, हिस्सा नज़म की तशरीह। सबसे पहले ये है सवाल नंबर 2 हमारा होता है हिस्सा नज़म। आपने हिस्सा नज़म की तशरीह करनी है। पहले देखें हिस्सा नज़म, ये देखें ये नज़म के ना 2 शेर आते हैं, और चूँकि नज़म का अनवान एक होता है, इसलिए हम नज़म की दोनों शेरों की तशरीह इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, आपने दोनों शेर लिखने हैं, इससे हमारा ना टाइम भी बचता है और पेपर में मतलब कि शीट्स भी हमारी बचती हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये हमें फ़ायदा देता है अगर हम दोनों शेरों की तशरीह इकट्ठी कर देते हैं। आपने इधर देना है हवाला नज़म में नज़म का उन्वान और शायर का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों का 1-1 नंबर होता है, वो लिखेंगे। उसके बाद आप मफ़हूम लिखेंगे। मफ़हूम आपने दोनों शेरों का चूँकि मफ़हूम इकट्ठा लिखना है, इसलिए वो आपका 3 से 4 लाइन्स पे होना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन उसकी राइटिंग बड़ी है, इसलिए काफ़ी कोई बात नहीं। इस चीज़ का मतलब चेकर भी ध्यान रखते हैं कि अगर राइटिंग बड़ी है तो फिर वो ज़्यादा लाइन पे चला जाता है, लेकिन मफ़हूम अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो आपका सिर्फ 2 से 3 लाइन्स पे मफ़हूम आना चाहिए। उसके बाद आप इसकी तशरीह करें। अगर आप इकट्ठी तशरीह करें हैं तो वो 4 पेजेस पे आ जाए, काफ़ी है, लेकिन 4 से ज़्यादा भी हो जाए तो बेटर है, अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो। तशरीह इस तरह से फिर आपने करनी है। अगर हम इकट्ठी तशरीह करते हैं ना तो ऐसा होता है कि अगर हमें पूरे नज़म की तशरीह नहीं आती, लेकिन दरमियान में कोई एक मिसरा ऐसा होता है जिसकी हम तशरीह कर सकते हैं, जिसके हमें मायने समझ आ रहे होते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देता है कि हम उसी टॉपिक पे हम बहस करते रहते हैं तशरीह के अंदर। ये 10 नंबर की तशरीह होती है। इस तरह आपने हर पेज पे 1-1 कोटेशन ज़रूर ऐड कर देनी है साथ। ये देखें, ये सारी 1 या 1 से 2 कोटेशंस, या कोई भी किसी आयत का हवाला दे सकते हैं आप, या कोई भी हदीस लिख सकते हैं तशरीह में। हिस्सा नज़म के बाद आप लोगों ने करनी है हिस्सा गज़ल की तशरीह। हिस्सा गज़ल में अब ये बात याद रखें कि गज़ल में हर शेर का मफ़हूम अलहदा होता है, चूँकि गज़ल का अनवान एक नहीं होता। गज़ल में हर शेर का एक अपना ही मीनिंग होता है, तो इसलिए हम गज़ल की तशरीह साथ नहीं करेंगे, इकट्ठी नहीं करनी। आपका पेपर में नंबर कट जाएंगे, वो गज़ल पूरी कैंसिल हो जाएगी। आप लोगों ने हर शेर की गज़ल की तशरीह अलहदा करनी है। ऐसे आपने पहले शेर का लिखना है कि आप पहला शेर लिख रहे हैं, नंबर देना है उसका, उसके बाद वो शेर लिखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो शेर लिखें, अगर नहीं टाइम तो डायरेक्ट आप शायर का नाम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी कोई बड़ी बात नहीं होती कि वो शेर ज़रूर लिखना है, नहीं, टाइम है तो लिखें, अगर टाइम नहीं है तो ना लिखें, डायरेक्ट आपने शायर का नाम लिखना है। और इस बात का ये देखें, शायर का नाम जो है ना, इसका सिर्फ 1 नंबर होता है। अगर आप तीनों शेरों में लिखेंगे शायर का नाम तो उससे टाइम लगता है ज़्यादा, तो इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ पहले शेर में शायर के नाम की हेडिंग दें और अपनी तशरीह स्टार्ट कर दें आगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है
तो आप शायर का नाम हर शेर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसका मफ़हूम लिखना है। मफ़हूम का कोई नंबर नहीं होता, लेकिन ये चेकर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। आपने मफ़हूम लिखना है और उसके बाद इसकी तशरीह करनी है। गज़ल की तशरीह 1.5 पेज की होनी चाहिए, ज़रूरी है। 1.5 से 2 पेजेस पे आप इसकी तशरीह लेके जा सकते हैं, और कोई से 2 बीच में हवाले के शेर आपने ऐड कर देने हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट आपने दूसरी शेर की हेडिंग दी, नाम लिखा और वो शेर लिख दिया। टाइम है तो लिखे नहीं है तो ना लिखें। देखिए यहाँ पे फिर शायर का नाम नहीं लिखा गया क्योंकि टाइम की कमी हो रही थी। शायर का नाम जस्ट आपने पहले शेर में लिख दिया, उसका वहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। आगे आपने मफ़हूम लिखा और ये तशरीह। सेम इसी तरह से इसका जो थर्ड शेर है वो भी आपने ऐसे ही करना है। इसी तरह से आपने इसका थर्ड शेर करना है। उसके बाद जब ये तशरीह ख़त्म हो जाएगी आपकी हिस्सा नज़म और गज़ल की, तो आपने हेडिंग देनी है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारी इक़्तिबास की तशरीह का होता है। इसमें आपको पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन आपको एक करना होता है। लेकिन 9th और 10th में 2 पैराग्राफ आते हैं और वो दोनों ही करने होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सिर्फ 2 पैराग्राफ आते हैं और आपको कोई ना सिर्फ एक करना होता है। 15 नंबर का ये सवाल होता है। समझो हमने अलिफ़ पैराग्राफ को चूज़ किया, तो आप पहले हेडिंग देंगे कि अलिफ़ के आप अलिफ़ वाला पैराग्राफ कर रहे हैं। उसके बाद आपने उस पैराग्राफ को जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे वो एंड हो रहा है, चंद अल्फाज लिख देने हैं और दरम्यान में डॉट डॉट ये लाइंस। फिर आपने लिखना है हवाला मतन। हवाला मतन की आपने हेडिंग देनी है। आपने पहले लिखना है सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। अगर सबक का उन्वान में आपकी कोई हल्की सी भी गलती हो जाए तो वो पूरा नंबर कट कर देते हैं। मुसन्निफ़ के नाम में भी आपकी इस तरह से भी मिस्टेक हो तो वह नंबर कम कट कर देते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल आराम से लिखना है। आप ये देखें आदात लिखा था, इधर आदात में अलिफ़ ये सही से समझ नहीं आ रहा था तो और इधर अलिफ़ मदर डाल दिया था तो वो पूरा नंबर कट हो गया। इसका 0, ये लिखा भी हुआ 0, किस चीज़ का नंबर 0 है अब। और माखिज़ और सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चे टॉपर्स हैं जिन्होंने 90 में मार्क्स लेने हैं, 90 प्लस नंबर लेने हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो लिख दें माखिज़ और सिन्फ़, तो चेकर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, नो इशू। आपने बाकी पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने माखिज़ और सिन्फ़ गलत लिख दिया तो चेकर पे बुरा इंप्रेशन जाता है और फिर आगे वो आपकी तशरीह में नंबर काट देता है इस चीज़ के। फिर आपने लिखना है सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ आपका 12 लाइन्स का हो जाए या 8 से 10 लाइन का इनफ है। सियाक़ व सबाक़ के बाद 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के होते हैं और उसके बाद आपने तशरीह लिखनी है। इसकी तशरीह होनी चाहिए 3 पेजेस की, तो इसकी तशरीह होनी चाहिए, ठीक है। 3 से 4 पेजेस पे इसकी तशरीह जानी चाहिए ज़रूर आपकी। और तशरीह में आपने खुलासा नहीं लिखना, ये बात गलत है। लेकिन जिन बच्चों से इसकी तशरीह नहीं कर पाते, जिनको याद नहीं होती सबक की तशरीह, तो वो खुलासा ऐड कर सकते हैं। लेकिन खुलासा ऐड करने की भी एक ट्रिक होती है। फुल आपने खुलासा रटाया खुलासा नहीं कर देना। एक ट्रिक के साथ आपने खुलासा लिखना कि चेकर को पता ना चले कि आप खुलासा लिख रहे हैं इसके अंदर। लेकिन बेहतर है कि आप तशरीह करें और जो आप पैराग्राफ आया उसमें कोई ऐसी लाइन पकड़ लें जो आपको आती है और उसी लाइन पर बार बार बहस करते रहें। उसके मुताबिक रेलिवेंट शेयर्स आप लोग डालते रहें। कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या आयत वगैरह आप लोग डालते रहें या शेयर डालते रहें, और इस तरह से आपने पूरी तशरीह करनी है इसकी। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कंप्लीट उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट से रेलिवेंट आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बना के दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।